देखेंगे। आज देश भर में पूरे धूमधाम के साथ ईद मनाया जा रहा है और हर साल की तरह पटना के गांधी मैदान में भी इस बार बड़ी संख्या में लोगों ने ईद की नमाज अदा की और अमन चैन की दुआ मांगी है। इसके साथ ही एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी गई, लेकिन इस बार गांधी मैदान में हर बार की तुलना में तस्वीर कुछ अलग दिखी। लंबे समय से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस मौके पर गांधी मैदान पहुंचते थे, ईद के नमाज में शामिल होते थे, लेकिन पहली बार आज नीतीश कुमार नहीं बल्कि उनके बेटे निशांत कुमार गांधी मैदान पहुंचे, जिसको लेकर कई तरह की चर्चा तेज है। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार धीरे धीरे निशांत कुमार को राजनीति में आगे कर रहे हैं और अपनी विरासत सौंपने के लिए उन्हें पूरी तरह से तैयार कर रहे हैं। यही वजह है कि वर्षों बाद नीतीश कुमार खुद गांधी मैदान नहीं जाकर उन्होंने जेडीयू नेता और अपने बेटे निशांत को भेजा है और राजनीति में एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। ईद के भी इस पाक अवसर पर अपनी तरफ से अपने पिताजी माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की तरफ से बिहार वासियों और देशवासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। अल्लाह की बरकत हम सब देशवासियों पर बनी रहे। तो ईद के मौके पर पिता से मिले निशांत कुमार से नीतीश कुमार से निशांत कुमार ने मुलाकात की और मुलाकात कर अपने अनुभव भी साझा किए हैं। निशांत कुमार ने ईद के मौके पर शुभकामनाएं दी, सभी धर्मों को साथ लेकर चलने की कोशिश। निशांत ने कहा पिता की राह पर चलेंगे। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं निशांत कुमार की, जिन्होंने नीतीश कुमार से मुलाकात कर अपने अनुभवों को साझा किया है और निशांत ने ईद पर सबको शुभकामनाएं दी हैं। तो निशांत कुमार का ये अंदाज बेहद खास है। वे बहुत जल्द एक मंझे हुए राजनेता के तौर पर व्यवहार कर रहे हैं। वे सुबह में न सिर्फ गांधी मैदान पहुंचे बल्कि उसके बाद वे लगातार लोगों के घर घर जाकर उनसे मुलाकात कर ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं। फुलवारीशरीफ में निशांत कुमार अपनी पार्टी के नेताओं के घर पहुंचे, लोगों से मुलाकात की और कुछ बातचीत कर समय बिताकर सियासत और समाज को एक बड़ा संदेश दिया कि जिस तरह से उनके पिता नीतीश कुमार समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलते रहे हैं, वे भी सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। मतलब निशांत कुमार बहुत जल्द बड़ी जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार हैं। इस पाक अवसर पर बिहार वासियों देशवासियों को बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूं। हर घर में समृद्धि रहे, खुशहाली रहे, सब उन्नति करें और राज्य में देश में सब जगह शांति भाईचारा बना रहे। मेरी कोशिश यही है कि मैं सभी धर्मों को साथ लेकर चलूं, जैसे पिताजी लेकर चलते थे। हम सब भाईचारा बनी रहे, शांति रहे। इधर निशांत कुमार ने जिस तरह से आज गांधी मैदान में पहुंचकर लोगों को ईद की मुबारकबाद दी, ईद के नमाज में शामिल हुए, उसको लेकर बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने भी उनकी तारीफ की है। निशांत जी हैं, युवा के रूप में उनका कार्य अभी राजनीतिक दृष्टि से शुरू हुआ है और मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूं और बिहार को विकसित करने में उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहेगा, बहुत बड़ा उनकी भूमिका रहेगी। युवाओं को जोड़ करके बिहार को और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अच्छी बात है, निशांत कुमार भी आए हैं। ईद तो भाईचारे का त्यौहार है और उसमें सब लोग मिलकर एक दूसरे को बधाई देते हैं। 27 मार्च को जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है, जिसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नामांकन कर दिया है। अब नीतीश कुमार अभी भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ऐसे में नीतीश कुमार के फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के सवाल पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा कि ये पार्टी नीतीश कुमार की बनाई हुई है, तो दूसरा राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा। ललन सिंह ने बंगाल चुनाव और ममता बनर्जी पर भी निशाना साधा है। उन्हीं का बनाया हुआ नीतीश कुमार जी इस पार्टी के सर्वोच्च, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा? सर ममता बनर्जी कह रहे हैं कि हम जीत के आए तो एससी को 50 रुपया महीना देंगे। अरे ममता बनर्जी को छोड़ दीजिए, ऐसे ही तेजस्वी जी बोलते थे पहले चुनाव के पहले। ममता जी इस बार जा रही है, विदा हो रही है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद बिहार में अब सीएम की कुर्सी खाली होगी। ऐसे में अटकलें हैं कि बिहार में अब बीजेपी का सीएम होगा, लेकिन कौन होगा इसका भी अभी तक जवाब नहीं मिल पाया है। ऐसे में जब बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल से पूछा गया तो उन्होंने डिप्लोमेटिक अंदाज में जवाब दिया और कहा कि बिहार का अगला सीएम एनडीए का होगा और बिहार के विकास की रफ्तार वैसे ही जारी रहेगी। मुख्यमंत्री एनडीए का बनेगा। वह व्यक्ति चाहे बीजेपी से हो चाहे किसी एती से बनेगा, एनडीए का मुख्यमंत्री बनेगा और बिहार में जो विकास हमारा रफ्तार पकड़ा है उस रफ्तार को और रफ्तार देने का काम करेगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब दिल्ली के माने केंद्रीय राजनीति में पहले से भी रहे, फिर जब पधार रहे हैं तो उनके माध्यम से देश का भी कल्याण होगा और बिहार भी विकसित बिहार बनेगा, उसमें अग्रसर होगा। मैं शुभकामना करता हूं कि जब भी हमारा मुख्यमंत्री वहां के नए मुख्यमंत्री ओथ ले तो बिहार के विकास को और रफ्तार देने का काम करें। और अब बात करते हैं मौसम की। देखिए, बिहार में मौसम ने अचानक करवट बदल ली है और लोगों को चौंका दिया है। पटना, अररिया, बगहा, किशनगंज और गया की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां तेज आंधी, बारिश और कहीं कहीं ओलावृष्टि से तापमान में गिरावट आई है। कई जगहों पर ठनका गिरने से नुकसान की खबरें हैं। बेमौसम बारिश ने किसानों की चिंता भी बढ़ा दी है। आपके टीवी स्क्रीन पर दिख रहा ये तस्वीरें हालात की गंभीरता बयां कर रहा है। मौसम विभाग और न्यूज 18 ने लोगों से सतर्क रहने और घरों में सुरक्षित रहने की अपील की है। तो बदले मौसम के बीच अररिया में ये डरावनी तस्वीर सामने आई, जहां पलासी में एक मोबाइल टावर तेज आंधी में गिर गया और लोग बाल बाल बच गए। टावर गिरने का लाइव वीडियो सामने आया है। ये सीसीटीवी में कैमरे में कैद हुआ है। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कैसे तेज आंधी तूफान में बीच सड़क पर टावर गिर जाता है, जिसमें बाइक और कार सवार बाल बाल बच जाते हैं। ये तस्वीर पलासी प्रखंड कार्यालय के सामने की है, जहां तेज आंधी पानी में मोबाइल टावर बीच सड़क पर ही धड़ाम से गिर जाता है। तो बिहार में तेज आंधी, तूफान और बारिश और वज्रपात से बड़ा नुकसान पहुंचा है। मधेपुरा जिले में बीती रात आए तेज आंधी, तूफान, बारिश और वज्रपात ने भारी तबाही मचा दी है। सदर थाना क्षेत्र के सुखासन गांव में रात करीब 11 बजे आकाशीय बिजली गिरने से एक पोल्ट्री फार्म में भीषण आग लग गई, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। आग इतनी तेज थी कि फार्म में मौजूद करीब 4000 छोटे बड़े मुर्गे जिंदा जलकर खाक हो गए। आग की चपेट में आकर फार्म में रखे तराजू, पंखे, फीडर समेत अन्य जरूरी उपकरण भी पूरी तरह जलकर नष्ट हो गए हैं। स्थानीय मुखिया बउआ सिंह ने बताया कि वज्रपात की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि आसपास के घरों में लोग लगे जो बिजली के उपकरण भी थे वो भी सुरक्षित नहीं बच सके। कई घरों में फ्रिज, पंखा, मोबाइल चार्जर और इन्वर्टर तक जल गए हैं। वहीं इलाके की बिजली आपूर्ति पूरी तरह बाधित हो गई है। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देखिए ये उस वक्त की तस्वीर है जब आकाशीय बिजली के बाद ये मौके पर मंजर था। और ये दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से सब कुछ उजड़ गया है। आकाशीय बिजली रात में गिरा लगभग 10:30 पौने 11 के बीच में और 5 से 6 लाख का नुकसान है। पूरा मुर्गा फार्म जो है सो जल के राख हो गया और पूरे मोहल्ले का जो है मतलब बिजली सप्लाई ठप। 5 से 6 लाख का नुकसान है। कैसे ये आग लगा? 2000 आकाशीय बिजली के वजह से। कितना मुर्गा वगैरह होगा इस टाइम? लगभग 2000 मुर्गा, 4000 मुर्गा था, बड़ा छोटा करके। लगभग 30-32 बोरा दाना था, सारा कुछ नष्ट हो गया। और अब बात भागलपुर की करते हैं, जहां पिरपैती प्रखंड में तेज आंधी और बारिश से दियारा इलाके में भारी नुकसान हुआ है। बाबूपुर, बाखरपुर, गोविंदपुर समेत कई गांवों में 30-40% मक्का और गेहूं की फसल बर्बाद हो गई है। तेज हवाओं से खड़ी फसलें गिर गई, जिससे किसानों को बड़ा नुकसान हुआ। कुछ जगहों पर बारिश से हल्की राहत भी मिली, लेकिन अधिकांश किसान प्रभावित हैं। किसानों ने प्रशासन से सर्वे कर जल्द मुआवजा देने की मांग भी की है। मैं गहूँ गिर के मैं सब बुझाता एकदम पानी लाग गई गहूँ में, जना व्यवस्था काम नहीं बारिश ना कही
आज बरखा बरसल मैं गेहूँ सर यही खत्म हो गई। कितना बीघा में था गेहूँ? बहुत 15 बीघा में 2 बीघा मकई बोए थे कर्जा लेकर। मैं मकई बिना मोचा लेते हुए मैं मकई रात में 12 बजे 1 बजे आंधी आया, मैं मकई सूत गया। मैंने कुछ भी नहीं होगा इसमें, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। क्या होगा सर? देखे मैं तहस नहस हो गया, मैं आंधी से मैं गिर गया। मकई सूत गली सब मकई और गेहूँ साफ कहानी किसान के खत्म। मन करता जो फांसी लगा के मर जाए। ऋण महाजन काट के बोली सा कुल खत्म, पेट पर भी आफत हो गई। और का कहते माल जाल सब मर जाए, सब भूखल है, ना भूसा के ठेकान बा ना कुछ। खगड़िया में तेज बारिश, आंधी और ओलावृष्टि से किसानों की फसल को भारी नुकसान हुआ है। बिलदौर, परबत्ता और अलौली प्रखंडों में मक्का और गेहूं की फसल सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है। खेतों में गिरी फसल देखकर किसान परेशान हैं। किसानों का कहना है कि इसी फसल से परिवार का गुजारा होता है, लेकिन मौसम की मार से उनकी उम्मीद टूट गई है। सांसद के आश्वासन से किसानों को मुआवजे की उम्मीद बनी है। खगड़िया में देर रात हुए आंधी और बारिश के कारण जो है तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसानों को उठाना पड़ा है। और जो ओले गिरे हैं उसके कारण जो फसल है, खास करके गेहूं की फसल और जो मक्का की फसल है, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ, यहाँ पर नुकसान हुआ है। अभी हम खड़े हैं खगड़िया के मारड़ पंचायत में, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से किसानों को काफ़ी फसल का नुकसान हुआ। यहाँ पर जो कल आंधी तूफान के साथ साथ जो ओले गिरे थे उसके कारण किसानों को फसल सबसे ज़्यादा यहाँ बर्बाद हुआ है। मक्का की फसल जो बताया जा रहा है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से बर्बाद हुआ। यहाँ बारिश और आंधी के कारण जो है सो फसल बर्बाद हो गया, और हम लोग तो कर्ज लेके जो है सो कम किए हैं। ये देखिए, आज जो बारिश ओला जो गिरा था उसके चलते मकई गिर गया है, और ये तो अब 2 महीना 2.5 महीना होने वाला था, लेकिन ये हो नहीं पाएगा। अब तो ये चारा बन गया है। गेहूँ हुआ बर्बाद, जय हुआ बर्बाद, मकई हुआ बर्बाद। किसान लोग हैं हम, इसी तरह से 2 गाय माल पोसते हैं, इसको खिला कर को उधर देते हैं, इधर देते हैं, और कुछ घटा तो आप सब कर्ज लेकर को हम लगाए मिट्टी में। अलौली प्रखंड हो गया और बिलदौर प्रखंड के साथ साथ परबत्ता के भी जो किसान है वह इस परेशानी से जूझ रहे हैं। और जिस तरह से उनका फसल का जो नुकसान हुआ, ऐसे में एक उम्मीद सरकार से बची हुई है कि सरकार जो है सो इनको मुआवजा दे, जिससे कि कुछ इनको राहत महसूस हो सके। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। बड़ी खबर आपको अररिया से दिखाते हैं, जहां फारबिसगंज में मोहम्मद नजीर के घर ईद वाले दिन मातम छाया हुआ है। आंधी पानी में दीवार का एक हिस्सा टूटकर घर पर गिर गया। हादसे में नजीर के 3 बच्चे दब गए। हादसे में एक बेटे की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि 2 अन्य बच्चे का इलाज पूर्णिया के अस्पताल में चल रहा है। बेरहम आंधी पानी ने न सिर्फ नजीर के घर में ईद पर मातम फेर दिया है, बल्कि आशियाने को भी उजाड़ दिया है। रात को आंधी आया, तूफान आया, उसी में सब गाछी उछी गिरा है और उसमें जो है बाथरूम कॉल सब टूट गया, बच्चा भी मर गया है। सब सोचना चाहिए लोग को, जो नुकसान हुआ है प्रशासन जो है हम लोग को मदद करें। नवादा से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां पीएलएफआई के 2 सक्रिय नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं। दयानंद राजवंशी उर्फ गुज्जर उर्फ पप्पू गिरफ्तार किया गया है। मिथिलेश राजवंशी भी पुलिस की गिरफ्त में है। रजौली जंगल से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। 2 राइफल, 20 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। 9 डेटोनेटर और 40 ग्राम विस्फोटक भी मिला है। 325 पैकेट में एक्सप्लोसिव बरामद किया गया है। 100 मीटर कॉर्डेक्स वायर जब्त किया गया है और टेक्निकल गियर और बुलेट प्रूफ पटका भी मिला है। हरदिया गांव से दोनों नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं। बिहार एसटीएफ और नवादा पुलिस ने यह संयुक्त कार्रवाई की थी, जिसमें सफलता मिली है। तो बड़ी खबर आपको नवादा से बता रहे हैं, जहां पुलिस की टीम को बड़ी सफलता मिली है। नक्सलियों की गिरफ्तारी की गई है और इसके साथ ही नक्सलियों के पास से कई सामान भी मिले हैं, जिसमें टैक्टिकल गियर और बुलेट प्रूफ पटका बरामद किया गया है। हरदिया से दोनों नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं। आपको बता दें कि एसटीएफ और नवादा पुलिस ने संयुक्त रूप से ये कार्रवाई की थी, जिस कार्रवाई में ये सफलता मिली है, जिसमें बताया जा रहा है कि नक्सलियों की गिरफ्तारी के साथ 9 डेटोनेटर भी मिले हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो चीजें बरामद की गई हैं नक्सलियों के पास से। बताया जा रहा है कि ये बड़ी सफलता पुलिस की टीम को मिली है। पीएलएफआई के 2 सक्रिय नक्सली जो हैं पुलिस के हत्थे चढ़े हैं।
और ये तस्वीर आप देखिए, 2 नक्सलियों की गिरफ्तारी होने के साथ साथ बहुत सारे जो सामान है वो बरामद किए गए हैं, जिसका इस्तेमाल ये नक्सली किया करते थे। रजौली जंगल से हथियार मिले हैं, 2 राइफल, 20 जिंदा कारतूस भी पुलिस की टीम ने बरामद किया है। और बताया जा रहा है कई दिनों से नक्सलियों की तलाश पुलिस को थी। पीएलएफआई के 2 सक्रिय नक्सली बताए जा रहे हैं, दयानंद राजवंशी जिसका नाम बताया जा रहा है और मिथिलेश राजवंशी जिसकी गिरफ्तारी हुई है। गोपालगंज से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां थावे मंदिर में श्रद्धालुओं से मारपीट का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है डीएम पवन कुमार सिन्हा ने 8 दुकानदारों की गिरफ्तारी का आदेश दिया है। दरअसल मंदिर परिसर से दुकानों को हटाने का निर्देश दिया गया था। थावे मंदिर की सुरक्षा बढ़ाने का आदेश था। सुबह प्रसाद दुकानदारों ने श्रद्धालुओं से मारपीट की, जबरन प्रसाद खरीदने का दबाव बनाया जा रहा था। शासन की कार्रवाई से मंदिर परिसर में हड़कंप मचा हुआ है। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। गोपालगंज से ये बड़ी खबर है। मंदिर में प्रसाद के लिए हुआ, हम लोग प्रसाद नहीं लिए, हम लोग आगे बढ़े तो उन्होंने उड़े बोला, उल्टा सीधा बोलने लगा। उल्टा सीधा बोलने के बाद हमारे साथ जो लोग थे कहे उल्टा से हम लोग जहाँ से मन के तहाँ से ले गए। उसके बाद वो लोग हाथ पैर छोड़ने लगा, उसके बाद मारपीट हो गया, मारने लगा सब। देखिए, ये तो नवरात्र का समय चल रहा है, तो हम लोग आस्था के लेके थावे मंदिर, दुर्गा मंदिर में दर्शन करने माता को लेके आए थे। हुआ क्या था कि हम लोग तो पूजा कर लिए, एक मंदिर और जाना था हम लोग को, तो बीच में दुकानदार सब लोग हैं। ये दुकानदार नहीं, ये लोग गुंडा टाइप का काम करता है यहाँ पे। ये प्रसाद के नाम पे जबरदस्ती प्रसाद बेचता है। हमने नहीं लिया प्रसाद, तो बोला कि ते गुंगा इसका रे, ऐसे अशब्द भाषा का प्रयोग किया। 2-4 बार बोला, गाली भी दिया। तो हमने कुछ नहीं बोला, पूछा क्यों ऐसा शब्द भाषा बोल रहे हो। तो जितने दुकानदार वहाँ के आसपास के, मतलब मेरे से थोड़ा सा हल्का सा हाथापाई हुआ और सारे लोग मिलके मेरे को अच्छे से मारे लोग वहाँ पे, और वहाँ से सारे लोग रेफर हो गए। तो ऐसे हम ये कहेंगे थावे मंदिर में आना, हम सारे भक्तों से कहेंगे आना की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रशासन यहाँ पे खुद मतलब काफ़ी बुरी तरीके से यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। बढ़ते हैं आगे, बात अगली खबर की। नीट छात्रा संवेदना की मौत मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आईओ बदलने के बाद सीबीआई की पूछताछ। संवेदना के मामा को पूछताछ के लिए बुलाया गया है, जिसमें डॉक्टर सतीश कुमार से भी पूछताछ की गई। संवेदना के मामा ने जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। जांच प्रक्रिया से असंतुष्ट दिखे हैं संवेदना के मामा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नीट छात्रा संवेदना मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जिसमें आईओ बदलने के बाद सीबीआई की पूछताछ जारी है। संवेदना के मामा को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। डॉक्टर सतीश कुमार से भी पूछताछ की गई। संवेदना के मामा ने जांच प्रक्रिया पर एक बार फिर से सवाल उठाए। क्या हुआ? आज सीबीआई ऑफिस पहुंचे हैं, क्या हुआ? यहाँ पूछताछ के लिए बुलाए गए थे कि हम एक नया आईओ चेंज हुए हैं, वो बुलाए थे कि घटना क्या हुई, हमको घटना बताइए। यहाँ डॉक्टर सतीश कुमार भी आए हुए थे, उनके सामने हमको प्रेस किया, जो वहाँ हम जो कि रह नहीं सके, हम वहाँ से निकल गए कि सर यहाँ पे हम फेज नहीं कर पाएंगे। जो डॉक्टर बोल रहे थे सिटी एसपी के सामने, ईस्ट एसपी के सामने बोल रहा है कि परिवार वाला ही मारा है, सर उनके सामने अगर हमको पेश किया जाए, किस तरह हम वहां पे आती कर पाएंगे, रह पाएंगे। बिहार पुलिस का तो ये रवैया रहा कि सारा मतलब सुनते रह गए, लेकिन उस क्या देखे, अरे क्या किए, कुछ नहीं। और सीबीआई जब आई, सीबीआई का जो आईओ थे पवन श्रीवास्तव, उन्होंने क्या किया कि इन्वेस्टिगेशन में जांच ऐसा किया कि जो लड़की अंडर एज है उसको पे पॉक्सो एक्ट चला दे, मतलब पॉक्सो एक्ट में डालना नहीं सही समझा। अब उनको क्या मतलब ऐसा एविडेंस मिला जिससे वो पॉक्सो एक्ट में रखना नहीं चाहे। नीट छात्रा मामले में सीबीआई के द्वारा लगातार जांच तेज किया जा रहा है। लगातार जो जांच से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं और जो पीड़ित पक्ष है, तमाम लोगों से बुलाकर पूछताछ की जा रही है। आज सीबीआई के द्वारा जो नीट की छात्रा संवेदना है, उनके मामा को बुलाया गया और काफ़ी देर तक उनके मामा से पूछताछ की गई। हालांकि जब पूछताछ के बाद छात्रा के मामा बाहर निकले तो वो काफ़ी आक्रोशित दिखे। उनका कहना था कि एक ही चीज़ को बार बार पुलिस पूछती है और जो केस के आईओ बदले गए हैं, हम लोगों ने न कभी आईओ बदलने की मांग की थी, न कभी जांच एजेंसी बदलने की मांग की थी, उसके बावजूद भी आईओ बदले जा रहे हैं।
जो जांच एजेंसी बदली जा रही है। जो पवन श्रीवास्तव इससे पहले जांच आईओ थे, उन्होंने गलत रिपोर्ट दी थी और पॉस्को एक्ट नहीं लगाया। इन तमाम बातों को जो पीड़िता के मामा थे उन्होंने कहा और साफ कहा कि जो जांच हो रही है, जांच पर उन्हें भरोसा नहीं है। जांच में शुरू से ही पीड़ित पक्ष कहते आया कि जांच में लिपापोती की जा रही है और इस बार भी जब पीड़िता के मामा निकले तो उन्होंने साफ कहा कि जो जांच के अधिकारी हैं वो इस मामले को और धीरे करना चाहते हैं। जिस तरह से बराबर आईओ बदला जा रहा है और जो पूछताछ की जा रही है वो कहीं ना कहीं गलत दिशा में जा रही है। जो मनीष रंजन हॉस्टल संचालक है उसे बचाने की कोशिश की जा रही है। कोर्ट में उसे जमानत देने की बात सीबीआई के वकील करते हैं तो कहीं ना कहीं एक अपराधी के पक्ष में जो सीबीआई है वो खड़ी है और उन्हें इस पूरी जांच पर किसी तरह से कोई भरोसा नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। और अब बात सहरसा की करते हैं, जहां सराही से गांधी पथ तक बनी करीब 2 करोड़ की सड़क और नाला लोगों के लिए परेशानी बन गया है। बुडको द्वारा कराए गए निर्माण में मोहल्ले की सड़क मुख्य मार्ग से 3-4 फीट ऊंची बना दी गई, जिससे बाइक सवारों को दिक्कत हो रही है। वहीं नाले की बनावट ऐसी है कि 4 पहिया वाहन गुजर नहीं पा रहे हैं। स्थानीय लोगों ने निर्माण में लापरवाही का आरोप लगाते हुए जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की है। अजीबोगरीब कारनामे अगर देखना हो तो आप सहरसा आ सकते हैं और यहाँ पे आपको जो है अजीबोगरीब चीज़ें देखने को मिलेंगी। हम आज जो आपको दिखाने जा रहे हैं तस्वीर के माध्यम से, यहाँ जो बुडको के द्वारा जो नाला और सड़क निर्माण कराया गया है उसकी तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। जहाँ मोटरसाइकिल चलना तो मुश्किल ही होता है, 4 चक्का तो एकदम जा ही नहीं सकता है। हम आपको तस्वीर के माध्यम से इस नाले और सड़क का जो है आपको दिखाना चाह रहे हैं किस तरह का ये अजीबोगरीब नाला और सड़क है, जिसमें कि 4 चक्का जाने तो मुश्किल है कि जाने में, लेकिन 2 चक्का वाहन भी जो है इस पर चढ़ पाना बड़ी मुश्किल होता है। क्योंकि जो हाइट है नाले का और सड़क का वो काफ़ी ऊंचा है। जो स्थानीय लोग हैं उनको काफ़ी परेशानी होती है। परेशानी होता है, इधर से जाने आने में बाइक भी नहीं जा सकता है, रिक्शा और भी बहुत दिक्कत होता है। ऐसा नाला कभी देखे ही नहीं बनते हुए। तो जो नाला बना है इस पर 2 चक्का भी जाने में दिक्कत होता है। बहुत दिक्कत, थोड़ा सा पानी आ जाता है तो बहुत गाड़ी चढ़बो नहीं करता है इधर से। ये नाला नहीं है, ये बवासीर है। इससे अच्छा तो पहले ही रोड ठीक था। झूठों से ही बनाने के लिए और समस्या पब्लिक का ऊंचा कर दिया है। कभी इस तरह का नाला सड़क देखे थे? आज तक तो कभी नहीं यहाँ देखे हैं। पूरा सराई में ऐसा ही नाला बना हुआ है। तो रही है। रात को ज़्यादा समस्या होता है। रात को यहाँ 2-4 एक्सीडेंट भी हुआ है, जाने आने में बहुत तकलीफ होता है। ये पहले का रोड ठीक था, जब से नाला बना है नगर निगम के द्वारा तब से नाला का साफ सफाई नहीं हुआ है। अधूरा काम करके जो है इस रास्ते से जो है इस नाले होकर के आवाजाही करने में परेशानी हो रही है। आपको मैं बता दूं ये बुडको के द्वारा जो है ये सड़क और नाला जो है तकरीबन 2 करोड़ की लागत से बनाया गया है, लेकिन जो ये नाला बना है वो अजीबोगरीब नाला है, जो कि आपको इस तरह का नाला सहरसा में देखने को मिल रहा है। न्यूज़